जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माय डियर स्टूडेंट्स को। आज मैं पहली बार आप लोगों से YouTube पर मिल रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को कमल सर के द्वारा बताया गया था कि आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए YouTube के माध्यम से एजुकेशन लाया जाएगा। और आज मैं पहली बार आज आप लोगों को YouTube पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि लगभग 16 वर्षों से जो मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, 15-16 वर्षों से मेरी जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी, उसमें थोड़ी सी बाधा ये उत्पन्न हो गई कि अब मैं पर डे आपको ऑफलाइन क्लास नहीं दे सकता हूं। जहां तक आपको जानकारी होगी, मैं वर्तमान में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में पटना सचिवालय में कार्यरत हूं और उन सबसे परे, उन सबसे अलग, और मैं खुद को एक शिक्षक के रूप में सबसे बेहतर मानता हूं। और इसी उद्देश्य से एक ऑफिसर होने के नाते न सही, मैं एक टीचर होने के नाते आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, आप लोगों को कुछ शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग एक टॉपिक है कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन और इसके यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक। आखिरकार ये चैप्टर क्यों बना, सबसे पहले इस बात पे मेंशन करते हैं। देखिए, चैप्टर ये भी हो सकता था हाइड्रोजन तथा इसके यौगिक, ऑक्सीजन तथा इसके यौगिक, नाइट्रोजन तथा इसके यौगिक, या अन्य कोई एलिमेंट को लेकर उसके कंपाउंड के साथ जोड़कर वो टॉपिक बनाया जा सकता था, वो चैप्टर बनाया जा सकता था। लेकिन ये चैप्टर क्यों बनाया गया, पहले इस पर डिस्कस करते, ताकि हमें यह समझ में आए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे लिए पानी, हवा बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो चुकी है और इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ठीक इसी प्रकार से कार्बन भी हमारे जिंदगी में एक अहम रोल निभाता है। ये जो हमारी बॉडी बनी हुई है, ये जो हम कपड़े पहने हुए हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, जो मार्कर है, जो बोर्ड है, या एनीबॉडी किसी भी प्रकार की हम वस्तुओं को देखते हैं, इन सब में कार्बन की उपस्थिति होती है। आप दवाइयां खरीदते हैं, उसमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी खरीदते हैं, उसमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। जो वस्त्र होते हैं, उसमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। यहां तक कि जो हमारे भोजन होते हैं, उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, वसा, इन सब में भी कार्बन की उपस्थिति होती है। यानी जितने भी सजीव प्राणी हैं, उन सब में कार्बन की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन हमारे पूरे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है और पूरी पृथ्वी पर इसकी एक बहुमूल्य मात्रा उपस्थित है, अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यदि हम स्वतंत्र रूप से बात करें तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो बहुत कम है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा ओनली 0.02% है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बात करें तो इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% है। यह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। लेकिन मैं आपको यहां पे जानकारी दे दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन की उपस्थिति जरूर है, लेकिन इसे हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसे कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं कहा जाता है। हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि ये चैप्टर बना तो क्यों बना। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि कार्बन हमारी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में हम लोगों के पास या हम लोगों से बाहर, हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के शरीर के बाहर पाया जाता है। हम जिस भी वस्तु का यूज करते हैं उसमें कार्बन या उसके यौगिक की उपस्थिति होती है। जब इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन है, तब तो जरूरी पड़ जाता है कि हम इसके बारे में पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 118 एलिमेंट्स में
एक कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके यौगिकों की संख्या अकेले 85% हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के 117 तत्व मिलकर लगभग 15% एलिमेंट बनाते हैं और यह अकेले 85% एलिमेंट्स बना देता है। तो सोचने वाली बात है कि अकेले 85%, और ये जो है 117 को मिला तो भी इसके इर्द गिर्द नहीं पहुंच पा रहा है, मात्र 15% पर ही रुक जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या कितनी अधिक हो गई है। और जब कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है तब तो इसके बारे में पढ़ना तो होगा ना, इसके बारे में तो जानना होगा ना कि आखिरकार इसकी खासियत क्या है, इसके गुण क्या है। अवगुण को पढ़े जाने ना जाने मैटर नहीं करता, बाकी को हम पढ़े या ना पढ़े मैटर नहीं करता, लेकिन उसके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। जो टॉपर होता है, जो हाईएस्ट रैंक पर होता है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। तो हम यहां पर यह जानेंगे कि 118 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट्स कार्बन है जो इतना ज्यादा यौगिक बनाता है। और अब हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इसके यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों होती है। देखिए, इसके यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों होती है, इसको जानने से पहले हमें इसके थोड़े से इतिहास को पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में ही एक संक्षिप्त इतिहास में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आज से लगभग 250 साल पहले और उससे भी पहले की बात है, यह मान्यता थी कि कार्बन और उसके यौगिक जो होते हैं वो प्रकृति से ही प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त होते हैं, सजीव जगत से ही प्राप्त किए जाते हैं, उसको कृत्रिम रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस प्रकार की धारणाएं थी। जैसे हमारे बॉडी से, ईख से, सेब से, इन सारी चीजों से प्राप्त होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इस चीज की मान्यता और बढ़ती गई और बात आती है 1815 में एक वर्जिलियस नाम के व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत कहता है, ध्यान रखें, साइंस में ईस्वी मायने नहीं रखता, लेकिन मैं ईस्वी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको यह पता चल सके कि कार्बनिक यौगिकों का विकास कब से शुरू हुआ। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत यह कहता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण प्रकृति द्वारा ही किया जा सकता है, एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। इसे कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यानी जो धारणाएं पहले से चली आ रही थी उसी धारणा को वर्जिलियस साहब ने एक सिद्धांत के रूप में पेश कर दिया। लेकिन यह सिद्धांत किसी तथ्य पर आधारित नहीं था, सत्यता पर आधारित नहीं था, और इसी वजह से इनके ही अपने शिष्य जिनका नाम है वूहलर, यह सिद्धांत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। आपको पता होनी चाहिए, जब एक बड़े साइंटिस्ट इस तरह का सिद्धांत दे देते हैं तो उस सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है, तो मान्यता मिल जाने के बाद उसके विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस सिद्धांत के आने के बाद कार्बनिक यौगिकों के विकास पर रुकावटें उत्पन्न हो गई और कार्बनिक यौगिकों का विकास कुछ समय के लिए थम सा गया। किसी ने रिसर्च तक नहीं किया कि कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में संश्लेषण भी किया जा सकता है। लेकिन इनके शिष्य वूहलर ने ठीक आज से ज्यादा समय नहीं, लगभग 200 साल पहले 1828 ईस्वी में जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत कर दिया। इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया और अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद उन्होंने यूरिया नामक एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लिया। ध्यान रखेंगे, यूरिया का ये अणुसूत्र होता है CnH2CONH2। यूरिया नामक पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया किसने, तो वूहलर ने। प्रश्न पूछा जाता है यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है, तो NH2CONH2 पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया उसका नाम है यूरिया। इसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था, तो वूहलर ने किया था। ठीक ना, यह है अमोनियम साइनेट NH4CNO। ध्यान रखेंगे, साइनेट, साइनाइड,
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो भी कंपाउंड होंगे वे सब के सब अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, वे कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। और इस प्रकार से ये भी एक अकार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो एक अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके हमने यूरिया जैसा एक कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया बोहलर के द्वारा, और इस प्रकार से जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। जैसे ही जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ तो फिर बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों पर रिसर्च शुरू हो गए। इसके ठीक बाद कोल्बे नाम के एक वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। कार्बन डाइसल्फाइड से एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया गया। इसके बाद बर्थेलो, कहीं कहीं पे बर्थेलोट नाम भी आपको मिलते हैं, बर्थेलो नाम के एक साइंटिस्ट ने कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन गर्म तप्त जो कॉपर था उस पे इन दोनों के मिश्रण को प्रवाहित किया, और प्रवाहित करने के बाद उन्होंने मेथेन गैस को प्राप्त किया, और इस प्रकार से मेथेन गैस का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया। किनके द्वारा? तो बर्थेलो के द्वारा। याद रखेंगे, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया हुआ बोहलर के द्वारा, उसके बाद एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कोल्बे ने किया, और उसके बाद मेथेन का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया? तो बर्थेलो के द्वारा किया गया। यहां से क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा जाता है कि यूरिया को एक अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बामाइड भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल जो होते हैं, थोड़ा सा आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। एसिटिक अम्ल जो होता है इसका अनुसूत्र होता है CH3COOH। इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सदस्य है। एसिटिक अम्ल, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और जो मीथेन होता है, मीथेन, इसका संश्लेषण किसने किया था? इसका अनुसूत्र हो जाता है CH4। इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। बर्थेलो, कहीं कहीं पे बर्थेलोट भी लिखता है, इसका संश्लेषण किया था कोल्बे ने। आप इसको जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। देखिए, जो मान्यता चली आ रही थी उस मान्यता का अंत बोहलर ने कर दिया। अब हमें पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अब हम लोग ये जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई। कैसे होता है? हम लोग इतने सारे लोग रहते हैं, पढ़ने में कोई एक बच्चा बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, बाकी थोड़ा कम होता है, बाकी कोई और कम हो जाता है। आखिरकार कैसे? सबके लिए 24 घंटे मिलते हैं, तो कारण जनरली यही होता है कि वो बच्चा पढ़ने पे ज्यादा फोकस करता है, वो नकारात्मक एनर्जी से दूर रहता है, वह अपने आप पर ज्यादा समय देता है, वह शादी विवाह या फिर अन्य प्रकार के जो भी फेस्टिवल होते हैं उस पे वो ज्यादा फोकस नहीं करता है। तब जाकर वो बच्चा तेज दिमाग का बन जाता है, और उसे लोग गॉड गिफ्टेड बच्चा के नाम से जानते हैं। रियलिटी कुछ ऐसा ही इसके साथ भी है। वैसे गॉड गिफ्टेड कहना ठीक नहीं है, ठीक ना? इसके अपने कुछ कारण हैं जो हम लोग समझेंगे। देखिए, क्या कारण है जो अन्य तत्वों से इसे भिन्न करता है। सबसे पहली बात है, इसकी जो सबसे पहली बात मैं आपको यहां लिख देता हूं, ये जो है आपको मुक्त रूप से भी पाया जाता है, और मुक्त के साथ साथ ये आपको संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो आप कहोगे कि सर अन्य एलिमेंट्स भी तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चलो, हो सकता है और भी एलिमेंट्स है जो मुक्त में भी पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, कार्बन भी पाया जाता है। वैसे इसके द्वारा भी इसके यौगिकों की संख्या कुछ हद तक ज्यादा हो जाती है। ये कई रूपों में पाया जाता है, जिसको हम लोग अपरूप कहते हैं, और इस प्रकार की घटना को अपरूपता कहा जाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बंक, मिस्टर फुलेरिन, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इसके द्वारा भी कार्बन और इसके यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है थोड़ी बहुत।
लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं अपरूप क्या होता है। तो अपरूप वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक समान होता है। भौतिक गुण का मतलब होता है बाहर से देखने में बिल्कुल ही अलग रखते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट को देखेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट देखने में अलग अलग लगता है, लेकिन रासायनिक गुण की बात करें, जब दोनों को जलाएंगे तो दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। तो वैसे पदार्थों को हम लोग अपरूप के नाम से जानते हैं। देखने में जो भिन्न भिन्न हो उस गुण को भौतिक गुण कहा जाता है, और जिसके गुण अंदर से भिन्न भिन्न हो तो वैसे गुण हम लोग जनरली समझने के लिए रासायनिक गुण कहते हैं। इसके अलावा ये लंबी लंबी श्रृंखलाओं का भी निर्माण करते हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। ध्यान रखेंगे इस गुण को हम लोग श्रृंखलन गुण के नाम से जानते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। और इस गुण के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। श्रृंखलन गुण ऐसा गुण है जिसमें पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा और पूरा का पूरा जो भी दीवारें हैं ये पूरा का पूरा भर जाएगा, लेकिन फिर भी कार्बनिक यौगिकों का संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या 2-3 करोड़ के आसपास हो चुकी है। वैसे आप इसको सर्च करते हैं तो बुक में आपको 1,60,00,000 के आसपास बुक में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये डाटा आज से लगभग 10 साल पहले का है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो गुण है वह गुण है श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण के कारण इसकी यौगिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि इसके जो यौगिकों की संख्या अधिक होती है वो कैसे हो जाती है। यह श्रृंखलन गुण में लंबी लंबी श्रृंखलाओं में यह बंद श्रृंखला का भी निर्माण करता है, ये खुली श्रृंखला का भी निर्माण करता है, ये साकृत श्रृंखला का भी निर्माण करता है, और इस प्रकार से भी इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। साथ ही साथ यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन के बारे में आपको पता होगा कि जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और इस प्रकार से वह अष्टक को पूरा करता है या अस्थायित्व को पूरा करता है, तो वैसे बंधन को सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। तो कार्बन की सहसंयोजक बंधन बनाता है और इसके द्वारा भी इसकी यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। सहसंयोजक बंधन के द्वारा यह अपने में हाइड्रोजन को, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को जोड़कर रखता है, सल्फर को भी जोड़कर रखता है, या अन्य जो भी अधातुएं हैं उनको जोड़कर रखता है, और इस प्रकार से भी इसकी यौगिकों की संख्या अधिक से अधिक हो जाती है। और यह साथ ही साथ समावयवता को भी प्रदर्शित करता है। समावयवता, आइसोमेरिज्म को भी प्रदर्शित करता है। समावयवता का मतलब होता है कि अणुसूत्र तो एक समान है लेकिन उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार से उसकी यौगिकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको अभी तक जो भी चीजें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आज के लिए इस क्लास को इतना पर ही एंड कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों और माय डियर फ्रेंड्स।